गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल जी एस रिसर्च सेंटर। चलिए आज की करंट अफेयर की बात करें तो सबसे पहला न्यूज़ है सेकेंड मंकी फॉक्स केसेस जो देखने को मिल गया है वो केरला में। ठीक है, चलिए सेकेंड न्यूज़ की बात करें तो माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया इज स्टेट डेवलपमेंट से सुप्रीम कोर्ट। भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य पर निर्भर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, ये मैटर समझते हैं मैटर है क्या। और इसमें दो आर्टिकल्स पिछले 6 मंथ की बात करें तो आर्टिकल 29 एंड 30 बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पेपर ऑफ व्यू से, है ना। तो ये पेपर में पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रख के आप करेंगे। पहला जो है, पहले ये समझते हैं कि माइनॉरिटी क्या है और मेजॉरिटी क्या है। जो माइनॉरिटी होती है उसे हिंदी में अल्पसंख्यक कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है कम से कम। दूसरा, मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक, इसका मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसको अधिक संख्या में। इसका अर्थ निकाले तो मतलब 70% से अगर ऊपर है तो आप किसका यूज करेंगे, मेजॉरिटी का यूज करेंगे। और 70% से अगर बात करें कि 30% या 20% से नीचे है तो फिर वहाँ पे आप माइनॉरिटी की बात करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि इसमें इनका क्या यूजेस है। तो माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी इज़ इन इंडिया, तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर 2011 की रिपोर्ट की बात करें तो हिंदुस्तान में जो हिंदुज़म की संख्या थी वो 79.8% थी। मतलब हिंदू जो है 79.8 है। और इस्लाम मतलब मुस्लिम की बात करें तो हमारी कंट्री में 14.2% मुस्लिम्स हैं। और अदर रिलीजन्स की बात करें तो वो 6% में है, जैसे क्रिश्चियंस हो गए, सिख्स हो गए और बुद्ध हो गए। ठीक है, और अब मैटर क्या हुआ, इन सारे मैटर को समझ लेते हैं। जो राइट्स मिनॉरिटी को हमारी कंट्री में दिया जाता है, ठीक है, जैसे अलग अलग, है ना, हमारी कंट्री में अगर बात करें माइनॉरिटी की तो जैसे माइनॉरिटी अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं, तो उनको अगर कंट्री के बिहाफ पे बात किया जाए तो उन्हें कंट्री के बिहाफ पे तो हमें उन्हें जो भी आरक्षण दिया जाता है वो दिया ही जाता है उन्हें, जो भी, है ना, सरकार गवर्नमेंट की तरफ से। अब वो राइट्स बात उठाई गई थी कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, उस स्टेट्स में फाइंड ही नहीं था कि किन से रिलीजस वालों की संख्या कम है और किन की ज़्यादा है, और गवर्नमेंट उस पर अच्छी तरीके से एक्शन नहीं ले पा रही थी। फिलहाल बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट की तो वहाँ पे इस चीज़ को रखा गया और हेयरिंग की गई कि सारी चीज़ें ठीक की जाएँ। तो सबसे पहला है कि इसमें जो स्टेट हैं उनका नाम लिया जाएगा। उन स्टेट में लद्दाख शामिल है, मिज़ोरम शामिल है, लक्षद्वीप शामिल है, कश्मीर शामिल है, नागालैंड है एंड मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, पंजाब है एंड मणिपुर है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये याचिका दायर की गई थी स्पेशली इसलिए कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उन अल्पसंख्यकों को कंट्री के बिहाफ पे तो मिलता ही है सारी चीज़ें, जो भी, है ना, आरक्षण है, बट उन्हें जो है कुछ आरक्षण स्टेट की तरफ से भी दिया जाना चाहिए उन्हें, स्टेट की तरफ से, क्योंकि वो भी तो, है ना, स्टेट की तरफ से भी उनकी गणना होनी चाहिए और स्टेट का इसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जब केस गया तो पिटीशन दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेयरिंग सुनाई है इसको समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है। इसका मतलब समझिएगा, वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो धार्मिक या तो भाषाई आधार पे, अर्थात अल्पसंख्यक स्थित राज्य पर निर्भर करता है। ये अल्पसंख्यक की स्थिति क्या है वो राज्य पर निर्भर करता है, वो राज्य इसका डाटा फाइंड करे और उनको उसका लाभ दे। चलिए, जैसे कि हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में जो क्रिश्चियंस ज़्यादा मिल जाएंगे, लगभग आपको वहाँ पे क्रिश्चियंस की 70% से ऊपर ही क्रिश्चियंस है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्रिश्चियंस की क्या है, माइजॉरिटी है। और वहाँ पे अगर हम जाएंगे हिंदूज़, तो हिंदू की क्या हो जाएगी, वहाँ पे माइनॉरिटी हो जाएगी। तो वहाँ पे हिंदुओं को इससे कुछ लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो वही है, ये केसेस था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पास किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, अभी मंडे की ही उसकी जो उन्होंने वो जवाब दिया है, तो मंडे में उन्होंने कहा है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है सारी चीज़ें कि वहाँ अल्पसंख्यक की स्थिति फाइंड करे और उनको इसका लाभ दे। चलिए, जो तीसरा न्यूज़ है वो तीसरा न्यूज़ है, रशिया ने गूगल को जो है $360 मिलियन का फ़ाइन लगाया है। ये समझिएगा ये न्यूज़ क्या था। तो चूँकि आप देख रहे हैं रसिया यूक्रेन में वार छिड़ा हुआ है पिछले कुछ महीनों से, है ना। तो हुआ क्या था कि जाहिर सी बात है, अगर कहीं वार होता दो कंट्री के बीच में तो जनता तो कभी सपोर्ट नहीं करती है वार की, क्योंकि वार किसी के पक्ष में नहीं होता है। और वार्स में आप जानते हो कितना जनहानि और
आर्थिक हानि होती है, इसको जितना बड़ा नुकसान पहुंचता है। और इंटरनेशनल पे बात करें तो इंटरनेशनल में एक चलिए तो बात करते हैं इसमें क्या रशिया ने गूगल पे फ़ाइन क्यों लगाया $360 मिलियन का। तो जब रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा था, तो चूँकि रशिया के जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जनता जो है इस वॉर के ख़िलाफ़ थी और काफ़ी सारे प्रदर्शन हो ही रहा था इसको लेकर के कि है ना, जो गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रही थी, वहाँ की जनता सड़कों पे उतर रही थी और सारी चीज़ें। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती है कि रशिया की जो जनता है उसको ये सारी चीज़ें न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड हो यूक्रेन की, कि यूक्रेन में क्या चल रहा है। अगर ऐसा होता है कि उन्हें न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड हो जाती है जिससे कि वहाँ पे वायलेंस और देखने को मिलता है, ठीक है। तो रशिया की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, तो उसने गूगल से हालांकि कहा था कि आप इन सारी चीज़ों को पब्लिशिट मत कीजिए, ठीक है, इनका प्रसारण बंद कीजिए। तो बट गूगल ने क्या किया है कि उसका प्रसारण नहीं रोका है और कंटिन्यू उसने वार की जो अपडेट्स थी उन सारी चीज़ों का प्रसारण, है ना, जो भी कंटेंट था उसको प्रसारित करते रहा है। तो इसको लेकर के वहाँ की जो रसिया की जो गवर्नमेंट है ना, रसिया की जो टेलीकॉम रेगुलेटर है, उस टेलीकॉम रेगुलेटर ने क्या कर दिया है, $360 मिलियन का क्या किया है, फ़ाइन किया है। लगभग ये होता है 21 बिलियन रूबल। रूबल जो है रशिया की करेंसी है, ठीक है, और उसको अमेरिकन डॉलर में फ़ाइन करे डॉलर में, तो डॉलर में $360 मिलियन होता है, ठीक है। ये फ़ाइन लगा, ये मैटर था। चौथा बात करें इंग्लैंड की, तो चौथा बात है इंग्लैंड मैन क्रिकेट प्लेयर। आप वेन स्टोक का नाम तो अच्छे से जानते होंगे। इंग्लैंड मेंस क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पे वेन स्टोक जो कि 31 साल के थे, उन्होंने क्या कर दिया है, सडनली ओडीआई से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अब समझिएगा ये वेन स्टोक कौन से, आप तो सभी जानते हो वेन स्टोक को, है ना। वो 2019 वर्ल्ड कप के क्या थे, फाइनली हीरो थे वो वेन स्टोक्स। और हमारे यहाँ क्या होता है कि आप सभी जानते हो कि 40 साल जब तक किसी के होते नहीं है तब तक वो तो रिटायरमेंट लेने की सोचता तक नहीं है ना, धक्के लगा के उसे रिटायरमेंट किया जाता है। और लेकिन यहाँ पे इन लोग में कर्ज बहुत अच्छा देखने को मिलता है बाहरी प्लेयर्स में, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, अगर देख रहे हैं कि उनसे नहीं हो रहा तो वो तुरंत इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जैसे कि वेन स्टोक ने किया कि रिटायरमेंट ले लिया 31 में, है ना, और ये बहुत अच्छा है। चलिए 5वें न्यूज़ की बात करें तो 5वां जो है अपना, वेस्ट बंगाल के न्यू गवर्नर बने हैं, उनका नाम क्या है, ला गणेशन, ठीक है। गणेशन जो है वहाँ के जो नए गवर्नर बने हैं, वो हालांकि उनकी जो जगह पहले गवर्नर थे बंगाल के, वो बंगाल के जगदीप धांकर थे, जिनका बिल्कुल भी ममता बनर्जी से नहीं पड़ता था। कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच हमेशा इशू होते ही रहता था। फाइनली ममता बनर्जी ने इस चीज़ को देखते हुए राहत की सांस ली होगी कि चलो कम से कम ये तो टला। चलिए अब फाइनली बात करिए कुछ जीएस के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल से रिलेटेड ही है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है मरु महोत्सव। तो मरु महोत्सव जो है राजस्थान के पोखरण के जैसलमेर में मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये मरु महोत्सव जो है राजस्थान के पोखरण के जैसलमेर में मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है मेदराम जात्रा ये कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। और पहले मेले की बात करें तो कौन सा है, कुंभ मेला है, ठीक। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है खजुराहो फेस्टिवल जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और ये जो है खजुराहो मंदिर भी खजुराहो में स्थित है, आपको पता ही होगा। चलिए चौथा बात करते हैं तो पुष्कर फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यह वहाँ की जो नदी का जो महत्व है, उस नदी के महत्व को दर्शाने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पांचवा जो है ऊँट फेस्टिवल, जैसे तो आप जानते हो ऊँट वगैरह कहाँ के लिए फेमस है, राजस्थान के लिए, ठीक है। तो वो ऊँट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ऊँट के महत्व को दिखाने के लिए राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है ना। ये आज का कुछ क्वेश्चन थे और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।